खबरदार, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। मैं हूं आपके साथ बलविंदर सिंह और बात हम करेंगे पठानकोट की। पठानकोट आतंकी हमला जितना खौफनाक था उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि पठानकोट का असली मुजरिम कौन है। क्या पठानकोट में हुए आतंकी हमले की साजिश में घर के भेदिए शामिल थे? क्या इस हमले के पीछे स्लीपर सेल है या फिर हनी ट्रैप? आखिर कौन है आतंकियों का मददगार? वो आतंकियों का सबसे पहला शिकार था और सबसे बड़ा गवाह भी, लेकिन अब सवालों के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं एसपी सलविंदर सिंह और उनके साथियों की, जो आतंकियों के चुंगल से सुरक्षित बच निकले। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह पूरी वारदात कोई साजिश है या फिर महज एक इत्तेफाक। दिन 31 दिसंबर 2015, वक्त रात के 9 बजे। इसी वक्त गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह अपने साथियों के साथ दरगाह पर थे। ये कहना है दरगाह के संचालक का। दरगाह संचालक के मुताबिक एसपी सलविंदर सिंह रात करीब 9 बजे दरगाह पर गए और करीब आधा घंटा वहां रुके भी और रात 9:30 बजे वहां से चले गए। हाँ सर, वो पहली बार ही आया सर। जी सर। और सर 9 बजे करीब मेरे को पहुंचे सर। उन्होंने चाय पी थी सर। 9:30 बजे सर चल गए। जी सर। दिन 31 दिसंबर 2015, वक्त रात के 11:30 बजे। इसी वक्त एसपी सलविंदर सिंह, उनके 2 साथियों और उनकी नीली बत्ती लगी एसयूवी को हाईजैक किया गया। मतलब आप सारे वापस आਉਂਦੇ ਕੋਨੀਆ ਮੋੜ ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ। एसपी सलविंदर सिंह के मुताबिक वो पठानकोट के गांव तलूर में एक दरगाह पर माथा टेकने गए थे और रात को वहीं से वापस आ रहे थे। लेकिन सवाल से जवाब निकल रहे हैं और उन जवाबों से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। पठानकोट के जिस कोहनिया मोड़ पर एसपी की गाड़ी को हाईजैक किया गया, वो जगह दरगाह से करीब 14 से 15 किलोमीटर दूर है और ये दूरी तय करने में करीब आधा घंटा लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर एसपी और उनके साथी दरगाह से रात 9:30 बजे निकल गए थे तो उनको कोहनिया वाले मोड़ पर पहुंचने में इतनी देर क्यों लग गई? और सर 9 बजे करीब मेरे को पहुंचे सर। उन्होंने चाय पी थी सर। 9:30 बजे सर चल गए। जी सर। जी सर। यही नहीं, दरगाह के संचालक के मुताबिक एसपी वहां पहली बार आए थे, लेकिन एसपी का कुक सुबह भी वहां गया था और वो भी एक शख्स के साथ। लेकिन क्यों, ये भी सवाल है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कौन सी और इस तो बाद किधर ਨੂੰ गए? और सर एक मौसा जी हमारे सर और साहब थे और सर एक आदमी था और जी 3 आदमी थे। जी सर। पठानकोट हमले के बाद हर तरफ छाए आतंक का सलविंदर सिंह सबसे पहला शिकार हैं और गवाह भी। लेकिन फिलहाल एसपी सलविंदर पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आतंकी अलर्ट और संवेदनशील सरहदी इलाके में एसपी बिना हथियार लिए नीली बत्ती वाली गाड़ी लेकर क्यों घूम रहे थे, और वो भी बिना सरकारी ड्राइवर के, अपने दोस्त के साथ। बीएस तो इधर ही थे, लेकिन मैंने साथ नहीं लेके गया। धार्मिक जगह पर जाने के लिए ये जरूरी नहीं था। मैंने नहीं समझा ठीक कि धार्मिक जगह जाने के लिए ये ऐसा काम किया जाए। इसके अलावा सलविंदर सिंह और उनके दोस्त राजेश की कॉल डिटेल से भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौत के सौदागरों ने एसपी और उनके दोनों साथियों को क्या सोचकर जिंदा छोड़ दिया। एसपी सलविंदर सिंह के आतंकियों के गिरफ्त में जाने और फिर रिहा हो जाने के पीछे क्या कोई साजिश है या फिर ये महज एक इत्तेफाक है कि आतंकियों ने सलविंदर को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। राजन गोसाई, जी मीडिया, पठानकोट। तो पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत लगातार मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को भारत में ग्राउंड सपोर्ट कैसे मिला। क्या पंजाब में स्लीपर सेल ने आतंकियों की मदद की? क्या पंजाब के ड्रग्स माफियाओं से आतंकियों को मदद मिली? क्या पंजाब में जिस रास्ते बॉर्डर पार से ड्रग्स आती है
उसी रास्ते आतंकवादी आए। क्या पठानकोट में आतंकियों के स्लीपर सेल हैं? क्या पठानकोट आतंकी हमले का ड्रग्स कनेक्शन है? ड्रग्स तस्करी के रास्ते भारत को दहलाने की साजिश। ड्रग्स तस्करी रूट से पंजाब में दाखिल हुए आतंकी। ड्रग तस्कर, आतंकी और अफसरों का नेक्सस है। पठानकोट हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों को शक है कि पंजाब के लोकल ड्रग माफिया और अफसरों की सांठगांठ पाकिस्तानी आतंकी गुटों से हो सकती है। पठानकोट हमले को लेकर पंजाब पुलिस के कई अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। पठानकोट हमले को लेकर पंजाब पुलिस के कई अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आए आतंकी ड्रग तस्करों की मदद से भारत में घुसे हैं। आतंकियों ने पठानकोट में अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जिस रास्ते पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स की तस्करी होती है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पिछले कुछ सालों में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो ड्रग स्मगलिंग में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। पंजाब का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान से ड्रग्स आती हैं, भारत में आती हैं। आतंकवाद और ड्रग का हाथ मिला के आगे चलना तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दोनों कानून के खिलाफ काम करते हैं। ड्रग में पैसा है, आतंकवाद को भी पैसा चाहिए, तो हो सकता है कुछ ड्रग स्मगलर ने आतंकवादियों की भी मदद की हो भारत के अंदर दाखिल होने में। हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर जो ड्रग्स आता है वो बॉर्डर से आता है। अभी 2 दिन पहले हमने बीएसएफ के 2 ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को पकड़ा है जो फैसिलिटेट कर रहे थे ड्रग्स, जो इनकरेज कर रहे थे और जो ड्रग लोगों के जो डीलर्स हैं उनके साथ मिले थे, ड्रग्स वहाँ से आने के लिए फैसिलिटेट कर रहे थे। सबसे जरूरी है कि बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट को स्ट्रेंथन किया जाए। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को शक है कि पठानकोट के हमलावरों ने जो हथियार इस्तेमाल किए वो ड्रग कंसाइनमेंट के तौर पर भारत में आए थे। एक बार जब आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार सही सलामत बॉर्डर क्रॉस कर गए, तब हमले के लिए फिदायन आतंकियों को भारत भेजा गया। पठानकोट के हमलावरों ने भारत आने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जिस रास्ते से देश में ड्रग्स की तस्करी की जाती है। क्या पठानकोट आतंकी हमले में ड्रग तस्कर, आतंकी और अफसरों का नेक्सस शामिल है? एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए की पूछताछ ड्रग तस्कर, आतंकी और अफसरों के नेक्सस की तरफ इशारा कर रही है। पाकिस्तान के ड्रग तस्करों के साथ भारतीय अफसरों के रिश्ते पहले भी शक के घेरे में रहे हैं। अटारी से भी जब ये ड्रग का यहाँ स्मगलिंग होता है पंजाब के बॉर्डर पर, जम्मू और कश्मीर की एक एरिया है, जम्मू का थोड़ा पार्ट और पंजाब का पार्ट, ये सब जो जहाँ हमारे फेंसिंग है उस वहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ड्रग का स्मगलिंग होता है। सूत्रों के मुताबिक गुरदासपुर एसपी सलविंदर सिंह से भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है। सलविंदर को आतंकियों ने 31 दिसंबर को उनके दोस्त और कुक के साथ अगवा कर लिया था और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया था। सलविंदर सिंह का आतंकियों के चंगुल से सही सलामत छूट जाना शक की वजह बन रहा है। बंद कर दिया, बंद करके मुझे काफी दूर जाके और जहाँ जगह थी उधर उन्होंने फेंक दिया और मेरे को और मेरे वो जो है जो कुक है उसको बांध के कहाँ झाड़ियों में हमें धक्का दे दिया। मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। पंजाब के पाकिस्तान से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में ड्रग्स तस्करी का पूरा सिंडिकेट मौजूद है। पाकिस्तान और पंजाब के बीच ड्रग तस्करी कैसे होती है, इस पर एक नजर डालते हैं। इसमें सुरंग खोदने वालों से लेकर दोनों मुल्कों की जेलों में कैद अपराधी तक शामिल होते हैं, जिसके जरिए सुरंग में पाइप डाले जाते हैं और फिर उनसे ड्रग्स बॉर्डर क्रॉस करवा दी जाती है। बॉर्डर वाले इलाकों में कंसाइनमेंट को आसानी से तयशुदा जगहों पर पहुंचा दिया जाता है और ड्रग माफिया कभी पकड़ में नहीं आ पाते। ड्रग तस्कर अपनी पहचान छिपाने बीएसएफ और पुलिस से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं।
हर ड्रग कंसाइनमेंट की डिलीवरी के बाद तस्कर पुराने सिम की जगह नया सिम ले लेते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी बॉर्डर के दोनों तरफ से ड्रग तस्कर पूरे तालमेल के साथ नशे के कारोबार को अंजाम देते हैं। खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए भारत के ड्रग्स तस्कर पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनियों के सिम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही वो लंबे वक्त तक एक ही सिम इस्तेमाल करने से भी बचते हैं। हर ड्रग कंसाइनमेंट की डिलीवरी के बाद तस्कर पुराने सिम की जगह नया सिम ले लेते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर की दूसरी तरफ पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर अपनी पहचान छिपाने के लिए भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के सिम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पठानकोट में पाकिस्तानी आतंकियों का कोई स्लीपर सेल मौजूद है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पठानकोट में दाखिल होने के करीब 26 घंटे बाद आतंकियों ने एयरबेस पर हमला किया। बिना किसी लोकल मदद के आतंकी इतने लंबे वक्त तक छिपकर नहीं रह सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लंबे वक्त तक आतंकी कहां रहे। क्या आतंकियों को पठानकोट में किसी ने पनाह दी? क्या स्लीपर सेल ने आतंकियों को छिपा कर रखा? एनआईए और पंजाब पुलिस इस पठानकोट हमले को लेकर 3 एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। लेकिन इस हमले को लेकर जो एक बात बिल्कुल साफ दिख रही है वो ये कि आतंकवादी चाहे पाकिस्तान से आए थे, लेकिन बिना अंदरूनी मदद के उनके लिए इतना बड़ा टेरर ऑपरेशन अंजाम देना नामुमकिन था। पठानकोट से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बमियाल गांव के पास 2 लोगों के पांव के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पड़ताल की जा रही है कि कहीं ये आतंकियों के पैरों के निशान तो नहीं हैं। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बारे में एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। अब पंजाब के बमियाल गांव में से कई बड़े सबूत मिले हैं। बमियाल गांव में 2 लोगों के जूतों के निशान मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पांव के ये निशान पठानकोट में हमला करने वाले आतंकियों के हो सकते हैं। पैरों के निशान की छाप पुलिस ने सुरक्षित रख ली है। इन सबूतों को अब एनआईए के साथ शेयर किया जाएगा और इन निशानों को आतंकवादियों के उन जूतों से मिलाया जाएगा जो पठानकोट हमले में मारे गए हैं। इससे पहले मारे गए 6 आतंकियों में से एक ने पाकिस्तान के एपकॉट ब्रांड के जूते पहन रखे थे। एपकॉट को पहले ईस्ट पाकिस्तान क्रोम टैनरी के नाम से जाना जाता था। ये ब्रांड पाकिस्तान में काफी पॉपुलर है। 31 दिसंबर को आतंकियों ने जिस टैक्सी ड्राइवर इकागर सिंह की सबसे पहले हत्या की थी, उसके फोन की जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर इकागर सिंह के फोन से 9 बार पाकिस्तान बात हुई, जिसमें से 1 इनकमिंग और 8 आउटगोइंग कॉल थी। लेकिन हैरत इस बात पर है कि पहली कॉल इनकमिंग थी। बार कोई कमांडर से बात कर रहे थे अपने, कमांडर साहब हम पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसके बारे में एनआईए जांच कर रही है। लेकिन लगातार मिल रहे सबूतों से तो यही साबित होता है कि पंजाब को दहलाने की साजिश सरहद पार से ही रची गई थी। राजन गोसाई, जी मीडिया, पठानकोट। बमियाल गांव, जिसके आसपास कई दरिया हैं, यानी कि वो रास्ता जिसके जरिए आतंकी आसानी से भारत में आ सकते हैं। अब शक ये जताया जा रहा है कि हो सकता है कि पठानकोट को दहलाने वाले आतंकी इसी रास्ते से आए हों। सीमा पर बसा गांव बमियाल और गांव बमियाल के साथ बहता ये दरिया। आशंका जताई जा रही है कि भारतीय सरजमी पर आने के लिए आतंकियों ने जिस रूट का इस्तेमाल किया वो कहीं न कहीं इन्हीं दरियाओं से होकर निकलता है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आतंकी भारत पाक सीमा को पार करके भारतीय इलाके में कहां से घुसे। माना जा रहा है कि आतंकी जो है भारत पाक सीमा पर स्थित बमियाल और उसके आसपास के गांवों में बहते 4 दरियाओं के रास्ते यहां पर वो दरियाओं के किनारे पर लगी कंटीली तार अक्सर बारिशों के दिनों में दरिया के बाढ़ में नुकसानी जाती है, जिसकी वजह से आतंकी इस रास्ते का इस्तेमाल सीमा पार करने के लिए कर सकते हैं। जो तरना दरिया है, जलालिया दरिया है और रावी दरिया है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहता है और यहाँ पर कंटीली तारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कंटीली तारें लगाई जाती हैं ताकि घुसपैठ को रोका जाए, लेकिन बरसात के दौरान जब पानी ज्यादा हो जाता है तो कंटीली तारें खराब हो जाती हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं चारों जो रास्ते हैं, जो दरिया हैं, उन्हीं के रास्तों में से कहीं से आतंकी जो है भारत में से दाखिल हुए थे। सीमा पर सख्त चौकसी के बावजूद आतंकी सीमा पार कैसे कर गए,
ये सवाल सबकी जुबान पर है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगी ये सेंध कई सवाल खड़े कर रही है। राजन गोसाई, जी मीडिया, गांव बमियाल। कहीं आतंक के पैरों के निशान तो कहीं घुसपैठ। जी हां, अब कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ का वीडियो सामने आया है। हालांकि सेना ने इस घुसपैठ की पुष्टि नहीं की है और जी मीडिया भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहीं आतंक के पैरों के निशान तो कहीं तस्वीरों में कैद ये दहशत बयां करने के लिए काफी है कि देश पर किस कदर आतंक का साया मंडरा रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें कुछ धुंधली नजर आती हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये वीडियो कश्मीर में LOC के पास घुसपैठ की है। ये वीडियो 1 महीने पहले की बताई जा रही है, जिसमें कुछ लोग घुसपैठ करते देखे जा सकते हैं। इनकी गिनती करीब 10 है। कैसे एक के बाद एक ये लाइन बनाकर घुसपैठ कर रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं। इन्होंने वर्दी पहन रखी है। हालांकि सेना ने इस घुसपैठ की पुष्टि नहीं की है और जी मीडिया भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैसे इस वक्त LOC पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है और पठानकोट हमले के बाद से मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पठानकोट हमले ने एक बार फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस हमले में भारत ने अपने 7 सपूतों को गंवाया है। चलिए आपको बताते हैं हमले वाले दिन से अब तक का पूरा घटनाक्रम। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से एयरबेस को अपना निशाना बनाया। पठानकोट में चला आतंकियों के साथ लंबा ऑपरेशन इस बात की तस्दीक करता है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे आतंकी हमले में अब तक क्या क्या हुआ है। 31 दिसंबर 2015 रात के करीब 9:30 बजे भारतीय सीमा में घुसे आतंकियों ने पठानकोट के बगवाल गांव के टैक्सी ड्राइवर एकागर सिंह को फोन किया। उन्होंने फोन पर एक मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाने के लिए इनोवा कार बुलाई, लेकिन उनकी गतिविधियों को ड्राइवर भांप चुका था, जिसके बाद आतंकियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 31 दिसंबर 2015 रात के 11:30 बजे यहीं से गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह, उनके 2 साथियों, उनकी नीली बत्ती लगी SUV को हाईजैक किया गया। चेक पोस्ट पार करते ही आतंकियों ने सबसे पहले SP को गाड़ी से गिरा दिया। कुक मदन गोपाल और SP के दोस्त राजेश वर्मा को भी गाड़ी से फेंक दिया गया। 2 जनवरी 2016 तड़के 3:05 पर तड़के करीब 3:05 पर आतंकियों ने एयरबेस में पहली फायरिंग शुरू कर दी। सेना की वर्दी में घुसे आतंकियों ने सूबेदार मेजर दलजीत सिंह पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश के 3 जवान शहीद हो गए। 3 जनवरी 2016 सेना और NSG के दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 जनवरी को शहीद जवानों की संख्या 7 हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ID ब्लास्ट में शहीद हो गए। पठानकोट पहुंची NIA ने आतंकियों से बरामद GPS को कब्जे में लिया। इसके बाद एयरवेज में एक और आतंकी के मारे जाने की खबर आई। PM मोदी ने NSA और रक्षा सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 4 जनवरी 2016 4 जनवरी को भी ऑपरेशन जारी रहा। एयरबेस में फिर से फायरिंग शुरू हुई। एयरफोर्स, सेना और NSG की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रधानमंत्री ने पठानकोट हमले पर उच्च स्तरीय बैठक की। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पठानकोट हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने जैश-ए मोहम्मद पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 5 जनवरी को भी सेना का ऑपरेशन जारी रहा। मंगलवार को रक्षा मंत्री पठानकोट पहुंचे। मनोहर पर्रिकर ने 6 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कबूला कि सुरक्षा में चूक हुई है। पाक प्रधानमंत्री ने मोदी से फोन पर बात की और जांच का भरोसा दिया।
एसपी सलविंदर मीडिया के सामने आए और पूरे मामले की जानकारी दी। पठानकोट हमले में पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले। एनआईए ने एसपी सलविंदर से पूछताछ की। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। कहीं मौत के सौदागर आतंक मचा रहे हैं तो कहीं सरहद पर नशे के सौदागर मौत बांट रहे हैं। फिरोजपुर सरहद से बीएसएफ ने नशे की खेप बरामद की है जो सरहद पार से भेजी गई थी। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। दुश्मनों के निशाने पर पंजाब, सरहद पार से रची जाती है साजिशें, कभी आतंक तो कभी नशा, दुश्मनों का प्लान पंजाब। सरहद पार पंजाब को तबाह करने की साजिशें रची जा रही हैं। इसका एक और बड़ा सबूत है नशे की ये खेप जो सरहद पार से नौजवानों की रगों में जहर घोलने के लिए भेजी गई है। लेकिन इससे पहले कि नशे के सौदागरों के ये नापाक मंसूबे कामयाब होते, बीएसएफ के जवानों ने स्मगलरों के इरादे तहस नहस कर दिए। रात 1 बजे जवानों ने फिरोजपुर में सरहद पर हलचल महसूस की। उस वक्त सरहद के उस पार से स्मगलर पाइप के जरिए हेरोइन इस तरफ भेज रहे थे, लेकिन बीएसएफ की फायरिंग के बाद स्मगलर 6 पैकेट हेरोइन, एक मोबाइल, एक पाकिस्तानी सिम छोड़कर फरार हो गए। कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट दिखाई दिए थे, तो उसके साथ साथ में जो है ट्रूप्स को अलर्ट किया गया था और उसकी जो है हमारे पास में पहले जो हमारी जो सामान्य शाखा है उसके द्वारा एक पहले जो है पूर्व सूचना भी थी। उसी के आधार पर जब कार्रवाई की गई तो रात को जो है करीब 3 के आसपास जो है स्मगलर जो है पाकिस्तान की साइड से आए और उन्होंने पाइप लगा करके जो है वो ये पैकेट जो है इधर इंडियन साइड में भेजे। एक तरफ सरहद पार से आए आतंकियों ने पठानकोट को दहला दिया तो इधर सरहद पर स्मगलरों की नापाक साजिशें जारी हैं। पर एक बार फिर ये कोशिश तो नाकाम कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों नशे और मौत के सौदागर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।